हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अरिस्टोटल के अबाउट। अरिस्टोटल, आपने नाम सुना है? अरिस्टोटल वाज ए ग्रेट फिलोसोफर। बेसिकली ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीस से बिलोंग करते थे। इनका बर्थ नॉर्दर्न ग्रीस में हुआ था। ओके, दैट वाज अराउंड 372 बीसी। और फिर ये जो नियर अबाउट 60 या 65 के अराउंड, 60 या 61 के अराउंड मतलब इनका लाइफ स्पेन चला था। उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। बट 60 की एज में ये इतना कुछ दे जाते हैं पूरे वर्ल्ड को, जो आज तक हम इनको याद रखते हैं। ओके, वो अलग बात है। हमारे जो फिजिक्स में जो इसने जो डेफिनेशन दी थी उसको बाद में चैलेंज कर दिया गया, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग जो इसने जो बताई थी वो मतलब एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से इसने चीज़ें अच्छी बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अरिस्टोटल की। तो ये जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल क्या कहता है? अरिस्टोटल सेज, अरिस्टोटल सेज, अरिस्टोटल कहता है कि सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है। और इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है। फिर हम क्या करते हैं? वी वांट टू मूव दिस ब्लॉक, हम इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, और मूव भी कैसे करवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहे। पहले यहाँ पे है, फिर बाद में ब्लॉक यहाँ पे आए, फिर ब्लॉक यहाँ पे आए, फिर ब्लॉक यहाँ पे आए। ठीक है, वी कॉन्टिन्यूअसली मतलब वी वांट टू मेंटेन द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। हम इस ब्लॉक को कॉन्टिन्यूअसली इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, वो भी v वेलोसिटी से। इनिशियली तो ब्लॉक किस पे था? रेस्ट पे था, बट हम इस ब्लॉक को कॉन्टिन्यूअसली v वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं। तो अरिस्टोटल कहता है कि किसी भी बॉडी में मोशन मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर ए कॉन्टिन्यूअस फोर्स। ठीक है, तो अरिस्टोटल क्या कहता है? टू मेंटेन मोशन inside a body we require continuous force। हमें लगातार इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगानी पड़ेगी? we need to exert a continuous force। लगातार हमें इस ब्लॉक को क्या है, धक्का देना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। तो क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? आज आपको ठीक लग रही है तो ये बात जब एरिस्टोटल का टाइम था 370 बीसी के अराउंड, तो उस टाइम के लोगों को भी ठीक लगी थी। ठीक है, तो सबने क्या है, मान लिया कि हाँ अरिस्टोटल कह रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फिलोसोफर लोग ही होते थे, उनकी बातें एक्सेप्ट कर ली जाती थी। ठीक है, हाँ कोई नहीं करता, कोई चैलेंज करता तो उसको उसका एविडेंस देना पड़ता है। फिर क्या हुआ आपको पता है, काल चक्र चलता गया, बट फिर इन 17th सेंचुरी में एक पर्सन आते हैं, ही वॉज, फेस देख के याद आ रहा है, गैलीलियो गैलीली, इटालियन फिजिस्ट। तो गैलीलियो बेसिकली इटली से बिलोंग करता था। और 17th सेंचुरी में गैलीलियो, देखो अरिस्टोटल तो ग्रीक था, ये ग्रीस से बिलोंग करता था। ये जो 17th सेंचुरी में कौन आता है? गैलीलियो। तो गैलीलियो किससे बिलोंग करता था? इटली से। गैलीलियो क्या कहता है? गैलीलियो ने एक अलग ही थ्योरी दी। ठीक है, उसने क्या किया, अरिस्टोटल की थ्योरी को रिजेक्ट किया। पहले गैलीलियो क्या करता है? he rejected
थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल, वो अरिस्टोटल की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। अरिस्टोटल तो क्या कहता था, कह रहा है कि आपके पास, आपके सामने एक गाड़ी है, उसको लगातार चलाने के लिए आपको लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है ना, बट गैलीलियो को ऐसा नहीं लगा, ठीक है। गैलीलियो क्या कहता है, कहता है कि देखो, कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, गाड़ी है, ठीक है, आप उस पे एक बार फोर्स लगा दो, यू जस्ट नीड टू एक्सर्ट ए फोर्स एट ए सिंगल टाइम, आप उस पे फोर्स लगा दो, और वो उस पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। क्या मूव करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। कहानी क्या है, मतलब आपके सामने एक गाड़ी है, उसको आप धक्का दे दो, ठीक है, तो वो गाड़ी हमेशा चलती जाएगी। बट आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता, मतलब आपके सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप एक बार मूव करवा के छोड़ दो तो क्या वो कंटिन्यूअसली मूव करती है? नहीं करती। तो गैलीलियो ने अपनी डेफिनेशन में एक और बात ऐड की। गैलीलियो कहता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, बट उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और आप ग्राउंड में गए, आपने क्रिकेट बॉल को ग्राउंड में ऐसे थ्रो कर दिया, आप देखते हो बॉल थ्रो करने के बाद में ग्राउंड पे कुछ देर रोल करती है और फिर वो बॉल रुक जाती है, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्रिकेट बॉल और ग्राउंड दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वो बॉल क्या है, कुछ देर चलने के बाद में रुक जाती है। तो गैलीलियो क्या कहते हैं? गैलीलियो कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आनी चाहिए। कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आनी चाहिए बीच में, ठीक है। या यूं कहिएगा कि नो अनबैलेंस्ड फोर्स, द कंडीशन ऑफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझे, हम बात करें कि कोई एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो जो गैलीलियो ने बताया था, बेसिकली गैलीलियो इस बात को सपोर्ट करता है, कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो या तो रेस्ट पे रहने की है या मूव करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम कहानी क्या है, गैलीलियो ये भी कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो ये जो दोनों बातों का कॉम्बिनेशन है, यही बनता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उन पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो एक बार आप इन डेफिनेशन को नोट करें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। नाउ बेटा, अब गैलीलियो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, और ये हमारे पास 4 सिचुएशन है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? हमने एक डबल इंक्लाइन प्लेन ले रखा है। ये लाइक एक ऐसा कंटेनर है जिसकी 2 साइड ऐसे है, इंक्लाइंड है, और एक हॉरिजॉन्टली है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ग्रीन कलर वाला सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। दिस इज, ये जो ग्रीन कलर में है, दिस इज सरफेस, ग्राउंड, ग्राउंड कह दो या सरफेस कह दो, ये ग्रीन कलर में ग्राउंड, ठीक है, और सरफेस। और यहाँ पे आपने एक कंटेनर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। मतलब ग्राउंड के साथ में इस प्लेन ने कोई थीटा एंगल यहाँ से बना रखा है, थीटा एंगल यहाँ से बना रखा है। अब इस सिचुएशन में गैलीलियो कहता है कि इस शेप के कंटेनर में, और ये जो कंटेनर की वॉल है ना, ये इसमें रफनेस है। मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ये जो सरफेस आप देख रहे हो, मैंने रफनेस दिखाई हुई है ऐसे करके, ये इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बॉल रखी, ठीक है, और बॉल को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो बॉल ग्रेजुअली क्या है, नीचे आएगी। उसके बाद में बॉल यहाँ आएगी, यहाँ आएगी,
और अल्टीमेटली बॉल यहाँ पे आएगी। क्या बॉल सेम हाइट अचीव कर लेगी? नहीं करेगी। इस केस में बॉल की हाइट कितनी होगी? h2। मतलब इनिशियली बॉल की हाइट थी मान लो 5 मीटर, तो बॉल क्या है 3 मीटर या 2 मीटर पे ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। बॉल जैसी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगके इसके मोशन को रिटार्ड कर देगी, डीएक्सेलरेट कर देगी। ठीक है, तो ये बॉल यहां तक रुक जाएगी। अब गैलीलियो क्या कहता है कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जितने भी सरफेस हैं, देखो किसी भी सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना पाना, फ्रिक्शनलेस कंडीशन आइडियल कंडीशन होती है, ऐसी पॉसिबल नहीं होती। बट क्या कह रहा है कि हाँ, जितना हम फ्रिक्शन कम करेंगे, मान लो इस सरफेस में हम और स्मूथ बना दे तो बॉल और ऊपर चली जाएगी, और स्मूथ बना दे तो और ऊपर चली जाएगी। तो गैलीलियो क्या कहता है कि आप एक ऐसा सरफेस ले लो जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो फ्रिक्शन है। तो उस केस में आप जब यहां से इनिशियल हाइट h1 हाइट से बॉल को छोड़ोगे तो ये बॉल मूव करती हुई इन दिस वे एंड इन दिस वे, फाइनली बॉल कितनी हाइट अचीव कर लेगी? उतनी ही हाइट अचीव कर लेगी जितनी हाइट इसकी पहले थी। ओके, ठीक है। अब फिर क्या कहता है कि ये कब पॉसिबल हुआ? जब बॉल और इस कंटेनर के बीच में, या बॉल और इंक्लाइंड प्लेन आपने ले रखा है उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, एक रिटार्डिंग फोर्स, जो मोशन को अपोज करने वाली फोर्स ना हो। तो फिर नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन ऐसे थे, फिर मैंने ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है CD, इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया। मतलब इसका एंगल मान लो पहले तो था 60 डिग्री, अब मैंने थोड़ा सा इधर इसको नीचे लेके आऊंगा प्लेन को, तो एंगल सपोज करो 30 डिग्री हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा? कह रहा है कि अब आप क्या है कि अब आप बॉल को h1 हाइट से छोड़ोगे तो क्या होगा? अब इस केस में ये बॉल ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और बॉल ऑलमोस्ट क्या है, जितनी हाइट h1 थी उतनी ही हाइट अचीव कर लेगी। ये प्लेन थोड़ा सा और बड़ा बना देना, ठीक है। मतलब ये बॉल क्या है, ऑलमोस्ट अगेन इस कंडीशन में भी जब इंक्लाइंड प्लेन को टिल्ट कर दोगे तो भी ये बॉल क्या है, जितनी इनिशियल हाइट पहले थी उतनी ही बाद में होगी। अब भी हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ऑलमोस्ट, बट इस केस में बॉल लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये वाला प्लेन थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग कर दोगे ना, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन में क्या कहता है, कह रहा है कि आपके पास में जो बॉल है, आपके पास में अब h1 हाइट पे है। अब कंडीशन कैसी है, आपके पास h1 हाइट पे बॉल है, ओके। और अब आप बॉल को छोड़ोगे तो क्या होगा? आप सोच के देखो, अब बॉल ऐसे छोड़ोगे तो बॉल नीचे की तरफ आएगी और फिर क्या, बॉल ऐसे मूव करेगी। मतलब क्या है, बॉल को आपने जैसे ही छोड़ा, बॉल नीचे आके, और आपने अब क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन को बिल्कुल नीचे ले आए, ग्राउंड के साथ में ले आए। आपने इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में ये बॉल जो h1 हाइट से नीचे आ रही है, ये हमेशा इस प्लेन सरफेस पे मूव करती जाएगी और ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों? क्योंकि रुकेगी तो है ही नहीं। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है बॉल, ये कभी नहीं रुकेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट दिए और इन्हीं पॉइंट को कंबाइन करके न्यूटन फिर अपने लॉज देगा। ठीक है, पहले ये सारे ये जो कंटेंट है वो नोट करो, फिर हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, फिर इनर्शिया और टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो लिखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो गैलीलियो ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उन्हीं के बेसिस पे न्यूटन अपना फर्स्ट लॉ देता है, और दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ को हम बोलेंगे इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले क्या कहता है, डेफिनेशन अभी नोट कर देंगे।
डेफिनेशन क्या कहता है, ये कह रहा है कि सपोज करो आपके पास में ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन हम देखेंगे, दोनों ही सिचुएशन को नोट करना है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको ग्राउंड पे रहना है, हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे मजेदार चैप्टर है ये, कुछ भी कहें आपको बड़ा ही मजा आएगा, अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बिल्कुल ही इजी है। फर्स्ट लॉ कहता है कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इनिशियली ये ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में ये ब्लॉक हमेशा इस स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा इसी डायरेक्शन में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, देन it will be always in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless or until it is compelled by some external force to change its state। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, वो एक स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक आप इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ठीक है, तब तक ऐसा होता रहेगा। और जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो इनका मोशन मतलब इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मान लो रेस्ट है, रेस्ट वाली स्टेट पे आपने फोर्स लगा दी तो इसमें मोशन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट मान लो कि मास है, ये कोई ब्लॉक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। और अब मान लो कि चलते चलते रास्ते में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई, तो ये क्या है, रुक जाएगा ना थोड़ी देर बाद, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके मोशन को रिटार्ड करेगी, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बिल्कुल इजी है, कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई चीज़ मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। क्या करने के लिए, टू स्टेट देयर चेंज, टू चेंज देयर स्टेट, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, ओके। सो यहाँ पे आप नोट कर लो, यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी कांस्टेंट, या यूं कहिएगा कि वेलोसिटी ये किस में है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन नोट करो। सो अब हम बात करेंगे इनर्शिया के अबाउट। यू नो दैट न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे दिया है, ठीक है। और न्यूटन के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ इनर्शिया ही इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई उस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सॉरी, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो फिर उस केस में तो उस बॉडी की क्या है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाएगी, ओके। सो इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया डेफिनेशन की बात करें तो इनर्शिया क्या कहता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट अपोज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी बॉडी है ना, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने में चेंज नहीं होने देना चाहती। कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो वो नहीं चाहेगी कि मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाए। नेचुरल टेंडेंसी कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, और कोई बॉडी मूव कर रही है ना तो उस केस में उस बॉडी की टेंडेंसी यही रहेगी कि वो मूव करती रहे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी को हमने नाम दिया है इनर्शिया का। इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अबाउट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखिए, इफ एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट देन इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ऑलवेज। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है
तो वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी। इसी को हम नाम देंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो हम फर्स्ट सिचुएशन देखें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखें, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आप मेरे को कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल बता सकते हो बेटा? डू यू नो? देखो क्या है, सपोज करो ये रोड है, ठीक है, और इस रोड पे एक बस चल रही है। हो सकता है वो बस एमडीएमएस की और हो सकता है वो हरियाणा रोडवेज की हो, मतलब ये कोई एक बस है, ठीक है। और यहाँ बस की सीट है और बस को मैं इस डायरेक्शन में चलाऊंगा, राइट में, बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में आप मोबाइल देख रहे हो तो राइट ही डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो बस क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सॉरी, पहले बस रेस्ट पे है, इनिशियली बस रेस्ट पे है और ये बस की सीट है और यहाँ सीट पे कोई एक महाशय जी बैठे हैं, ठीक है, और ये महाशय जी ऐसे बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीट का भी पूरा ध्यान रखना है, महाशय जी को अच्छे से बैठाना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम महाशय जी की बॉडी का डाइसेक्शन करेंगे, जैसे आप बायोलॉजी में डाइसेक्शन करते हैं वैसे डाइसेक्शन नहीं करेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये महाशय जी बैठे हैं तो जो रेड कलर में आप देख पा रहे हो, दिस इज द सीट ऑफ बस, ठीक है। और ये जो महाशय जी बैठे हैं ये क्या है, पर्सन। और ये जो ब्लैक कलर की है ये आपकी हरियाणा रोडवेज की बस है, ठीक है। और इनिशियली बस क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो जब बस रेस्ट पे है तो सिचुएशन क्या क्या है, देखो। अब कोई भी बस के मतलब सीट पे बैठेगा तो प्रॉपर पोस्चर ये तो नहीं है कि पहली सीट के साथ चिपक के बैठ जाए। अब इसको ऐसे बैठा दें तो ठीक नहीं है ना, इस पे बस के बैठने का पोस्चर ये रहेगा, ठीक है। ये कोई भी पैसेंजर बैठेगा, ये स्माइलिंग पैसेंजर है, थोड़ी देर बाद इसके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी तक तो ये स्माइल कर रहा है, कह रहा है कि मेरी बस है अभी चलेगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब इस पर्सन का हम डाइसेक्शन की बात करें तो इस पर्सन को मैं ऐसे डाइसेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये जो पर्सन है इसका एक तो हुआ अपर पोर्शन, ठीक है। कौन सी वाला, ये वाला अपर पोर्शन, मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं, ये वाला पर्सन का है अपर पोर्शन, जो उसकी नेक है, ठीक है, बैक है, ये सारा का सारा अपर पोर्शन है। और जो हिस्सा बस के साथ कांटेक्ट में है ये पर्सन का कैसा पोर्शन है, लोअर पोर्शन। ये कैसा पोर्शन है, लोअर पोर्शन, ठीक है। बस इनिशियली रेस्ट पे है, पर्सन भी आराम से बैठा हुआ है, तो इसका पर्सन का अपर पोर्शन भी रेस्ट पे है और लोअर पोर्शन भी रेस्ट पे है, ठीक है। और ये देखो आपकी तरफ स्माइल कर रहा है, वीडियो थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो, वीडियो को जूम कर सकते हो, स्माइल में इसकी थोड़ी सी और बड़ी बना देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि देखो मेरी बस खूब स्पीड से भागेगी, लेकिन इसको पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो फिर क्या कि ये पर्सन देखो सीट से थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। अब क्या है कि सपोज करो ये जो ब्लू कलर का मार्कर है इसको मैं पर्सन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस पर्सन का अपर पोर्शन हुआ और ये वाला लोअर पोर्शन, और लोअर पोर्शन मेरा हाथ सीट का काम कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये ज़्यादा मार्कर सिचुएशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर क्या है कि ड्राइवर है बस का, उसने बस को सडनली मूव करवा दिया, मतलब बस जैसे ही सडनली मूव करेगी, ठीक है, बस सडनली जब मूव करेगी तो क्या होगा, देखो ये पर्सन है, इसका अपर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन बस की सीट के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। अब बस जो पर्सन का लोअर पोर्शन बस की सीट के साथ कांटेक्ट में है, तो ये अब क्या होगा, जैसे ही बस सडनली मूव करेगी तो बस मूव करेगी तो बस के साथ सीट मूव करेगी, और सीट के साथ में क्या है, पर्सन का लोअर पोर्शन कांटेक्ट में, लोअर पोर्शन मूव करेगा। फिर क्या होगा, पैसेंजर कहाँ जाएगा, पैसेंजर विल फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर कैसे गिर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
और ये जो हंसता हुआ पैसेंजर है, इसकी स्माइल गायब हो जाएगी और इसकी पोजीशन कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये सिचुएशन आपने देखी होगी। आप अपने स्कूल की बस में बैठते हो, ठीक है, आप आराम से बैठे और मान लो कि ड्राइवर ने सडनली बस को चला दिया एकदम से, तो आप कहाँ गिरोगे? पीछे की तरफ गिरोगे। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि व्हेन ए पैसेंजर इज सिटिंग इनसाइड ए बस एंड बस स्टार्ट सडनली, देन द लोअर पोर्शन ऑफ दैट पर्सन विल बी is in the contact of seat and this seat is moving with bus। तो जैसी बस सडनली मूव करेगी तो पर्सन का लोअर पोर्शन मूव करेगा और अपर पोर्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो जो लोअर पोर्शन है वो बस के सीट के साथ कांटेक्ट में, तो बस की सीट मोशन, बस मोशन में तो बस की सीट मोशन में है, तो लोअर पोर्शन मोशन में आ जाएगा और अपर पोर्शन है पर्सन का, ठीक है, जो नेक है और ये जो है बैक है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या हो जाएगा, पर्सन बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन आपने डे टू डे लाइफ में फील करी होगी। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, इसका पेन है, इसका एक हिस्सा नीचे से मूव करे, ऊपर वाला रेस्ट पे रहे, तो ये कहाँ गिरेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना। मेरी तरफ यहाँ पे देखो, तो ये आप नोट कर लेंगे। फिर सेकंड सिचुएशन की हम बात करें तो ये भी आपने फील किया होगा। आपके पास में एक कारपेट होता है और कारपेट को आप स्टिक के साथ में बीट करते हो, ठीक है ना। अभी लॉकडाउन में हो सकता है पेरेंट्स भी आपकी थोड़ी बहुत खिंचाई कर दे, ठीक है। तो अब सपोज करो ये एक कारपेट है, ठीक है। अब कारपेट ऐसे मतलब बना हुआ होता है, उसके अंदर ये इस तरह से धागे वगैरह किसी खास पैटर्न में लगे होते हैं। इसकी क्या होती है, वीविंग होती है, स्टिचिंग होती है, जो भी आप देख लो। ये एक कारपेट है। हम डे टू डे लाइफ में जब कारपेट को यूज़ करते हैं रोज़, ठीक है, अपने घर में यूज होता है, तो विद द टाइम बीइंग बाहर से डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं और इस तरह से कारपेट के अंदर फंस जाते हैं। तो ये तो था कारपेट, और ये कारपेट की जो जहाँ पे भी जगह मिलेगी डस्ट पार्टिकल को, वहाँ ये डस्ट पार्टिकल फंस जाएंगे। दीज आर डस्ट पार्टिकल। अब एक बात बताओ, डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए आप क्या करते हो? जैसे अपने घरों में दरी होती है, ठीक है ना, तो उसको जैसे मतलब वो मैली हो जाए, मिट्टी फंस जाए, तो दो बंदे पकड़ते हैं उसको, ऐसे झड़काते हैं ना, ठीक है। तो ये वही सिचुएशन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। तो ये कारपेट है, कारपेट में डस्ट फंस चुकी है, डस्ट पार्टिकल फंस चुके हैं, और सपोज करो आपने कारपेट को ऐसे लटका रखा है। फिर आप क्या करते हो, स्टिक से इस कारपेट को ऐसे हिट करोगे तो ये कारपेट ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब देखो ये जो कारपेट है इसके अंदर जो डस्ट फंसी हुई है, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे, बट जैसे ही आप स्टिक को हिट करोगे कारपेट के साथ में तो पूरा कारपेट मोशन में आ जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं रुकने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, तो इस केस में क्या है, डस्ट पार्टिकल वहीं रुक जाएंगे और कारपेट आगे चला जाएगा, और फिर क्या है कि आपका कारपेट साफ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये भी नोट कर लें, ठीक है। तो जल्दी से इन पॉइंट को नोट करो। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी सिचुएशन ऐसी होती है, सपोज करो कि आपके पास जो घर में जो दरी वगैरह बिछाते हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दरी जो बनी होती है उसके अंदर क्या है, विद द टाइमिंग डस्ट वगैरह फंस जाती है, ठीक है। फिर दो पर्सन उसको पकड़ते हो, तो आप क्या करते हो, जो दरी है उसको ऐसे ऐसे मोशन में लाते हो और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल वो अपनी जगह रुकने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण डस्ट पार्टिकल वहीं रुकने की कोशिश करेंगे, वो जो दरी है वो मोशन में आ जाएगी, तो दोनों फिर सेपरेट हो जाएंगे। फिर थोड़ी बहुत हवा वगैरह चलेगी, एयर प्रेशर बनेगा, उसके साथ में वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, जल्दी इनको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अब हम एक थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपने ये नोटिस किया होगा, सपोज करो कि ये आपके पास में एक विंडो पेन है, ठीक है, मतलब एक शीशा है,
आपकी जो खिड़कियों में शीशा लगता है ये विंडो पेन है, ठीक है। और विंडो पेन में से ये विंडो पेन, ये जो ग्लास है, मैंने ये जो ब्लू कलर में ये जो लाइन बना रहा हूँ, ये क्या दिखा रहा है? विंडो पेन किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का। और इस विंडो पेन पे सपोज करो कोई बुलेट हिट करती है, ठीक है, ऐसे बुलेट आती है, ठीक है। तो ये जो बुलेट ऐसे मूव करेगी, ठीक है, तो जैसे ही हाई स्पीड, जो ये बुलेट की स्पीड होती है वेरी हाई स्पीड बुलेट होती है। तो हाई स्पीड बुलेट जब विंडो पेन से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी बेटा? ऐसा मतलब क्या विंडो पेन टूट जाएगा? नहीं, वो क्या करेगी? विंडो पेन को प्रिक करते हुए, मतलब उससे क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। जब वो आगे निकलेगी बुलेट, तो जैसे ही बुलेट आगे निकलेगी तो वो साथ में क्या है, मतलब जहां से वो स्ट्राइक करेगी वहां से ग्लास का एक पीस ले जाएगी। मतलब एक जो मतलब इसमें एक होल क्रिएट कर देगी। क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे? होल। मतलब क्या है, ये जो हाई स्पीड बुलेट जब स्ट्राइक करेगी विंडो पेन में जो ग्लास होता है या विंडो पेन से, तो उस केस में उसके अंदर एक होल हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब एक बात बताओ, ये जो ग्लास है, विंडो पेन है, विंडो प्लेन पूरा किस पे है? रेस्ट पे है। जैसे ये बुलेट आएगी, ये बुलेट विंडो पेन से स्ट्राइक करेगी और स्पीड ज़्यादा होने से विंडो पेन और बुलेट का जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है बहुत कम होता है। तो उस केस में क्या है, इसके कॉन्टैक्ट में, विंडो पेन के कॉन्टैक्ट में, जो बुलेट के कॉन्टैक्ट में जो विंडो पेन का जो पोर्शन आएगा, जो ग्लास आएगा, उसको तो ये ले जाएगी आगे की तरफ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी जो ये विंडो पेन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये यहीं पे रुक जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट की स्पीड काफी हाई है, बुलेट का साइज भी कैसा है? स्मॉल। बुलेट का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज ऑफ बुलेट। बुलेट का साइज कैसा है? स्मॉल, ठीक है। अब मैं वही बात करता हूं, अब इसकी जगह मैं क्या ले लूं? ये मेरे पास विंडो पेन है, ठीक है, एक डिफरेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज करो कि आप एक स्टोन ले लो, ठीक है, कोई भी एक इरेगुलर शेप का स्टोन है, एक रिजिड बॉडी है स्टोन एक, ठीक है, और ये विंडो पेन है। अब मान लो कि आपने विंडो पेन पे, आपको करना नहीं ऐसा, ठीक है, आपने मान लो किसी की विंडो पे ये स्टोन थ्रो किया, तो जब आप स्टोन थ्रो करोगे तो स्टोन का साइज कैसा है? बिग। और इसकी वेलोसिटी क्या होती है? स्मॉल। जब आप पत्थर को फेंकोगे तो स्मॉल वेलोसिटी होती है पत्थर की, ज़्यादा हाई वेलोसिटी तो नहीं इम्पार्ट कर सकते जब हाथ से फेंकोगे। तो उस केस में जैसे ही स्टोन इससे स्ट्राइक करेगा, तो उस केस में क्या स्टोन के अंदर, जो ये विंडो पेन के अंदर होल हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? पूरा ही विंडो पेन क्या है? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोन है, जैसे इसके साथ में, विंडो पेन के साथ में कांटेक्ट में आएगा, तो एक तो स्पीड काफी कम है स्टोन की, स्टोन का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, बुलेट के कंपैरेटिवली स्टोन का साइज बड़ा है, उस केस में बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा कि ये जो पूरे ग्लास, जो आपके पास जो विंडो पेन है, पूरे ही विंडो पेन को मोशन में आगे लेके जाने की कोशिश में मतलब आगे कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या, ये पूरा विंडो पेन ब्रेक हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो लेकिन इस केस में क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये विंडो पेन यहीं पे रुका रहेगा, जस्ट इसका एक छोटा सा पोर्शन निकल जाएगा और एक होल बन जाएगा। ओके, तो एक तो ये था थर्ड केस, ये आप नोट कर लोगे यहाँ से। फिर फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में सपोज करो कि आपके पास में एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है और ये जो ट्री है इस पे लगे हुए हैं जामुन, एप्पल जैसे लग रहे हैं लेकिन जामुन बना देता हूँ क्योंकि जामुन आप डे टू डे लाइफ में फील कर लेते हो, ठीक है। ओके, अब मान लो कि ये ट्री है और ये ट्री पे कोई भी फ्रूट है, ठीक है, जामुन है, ठीक है, और मान लो कि जामुन के पेड़ को आप ऐसे ऐसे हिलाते हो तो जामुन कहाँ आ जाते हैं? नीचे।
ऐसा क्यों? क्योंकि अब सपोज करो ये जो जामुन है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रुकने की कोशिश करेंगे, बट ये पूरा ट्री क्या है, सेक कर जाएगा, पूरा ट्री मोशन में आ जाएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यहीं रुकने की कोशिश करेंगे तो इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी किसका केस बनेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये नोट कर लेना, ठीक है। फिर एक और बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, ये भी आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ग्लास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रख दिया, और कार्डबोर्ड के ऊपर आपको पता है ये कॉइन रखना है, 1 रुपीज वाला कॉइन, ठीक है। तो अब क्या होगा, कह दो सर कुछ करो तो सही, होगा तो तभी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सपोज करो हमने कार्डबोर्ड पे ऐसे पिक किया, ठीक है, हमने कार्डबोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा दी, तो कार्डबोर्ड कहाँ चला जाएगा, आगे मूव कर जाएगा कार्डबोर्ड, ठीक है। और ये जो 1 रुपये का कॉइन है ये क्या है, ये कहाँ फोल्ड कर जाएगा, इस ग्लास के अंदर, 1 रुपये का कॉइन। क्यों? क्योंकि आपने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाई है तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ जाएगा, और ये 1 रुपये का कॉइन है ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन पे यहीं रुकने की कोशिश करेगा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा तो ये कहाँ फोल्ड कर जाएगा, ग्लास में। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मैंने कई सारे केसेस आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के करवा दिए, होपफुली इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इन सभी केसेस को नोट करें, फिर आगे बात करेंगे। Body to oppose any change in its state of uniform motion is known as inertia of motion। मतलब क्या है, कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहिए, ठीक है, वो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज होना नहीं देना चाहिए। उस बॉडी की क्या है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, या यूं समझिएगा कि उस बॉडी का एक इंटरनल बिहेवियर है, ठीक है। तो मतलब ये इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मजा आएगा आपको। तो आपको बस में बैठने में ज़्यादा मजा आ रहा है, तो सबसे पहले हम बस में बैठा देते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ये एक रोड है, इस पर एक बस है, आप समझ जाओगे अब तो, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। ओके, सो ये आपके पास में बताइए आपको क्या है, ठीक है। और इसमें ये जो रेड कलर की थी ये इसकी सीट थी, ओके। और इस सीट पे बैठा हुआ एक प्राणी था, एक पर्सन था। और ये जो पर्सन है, ये कहानी कैसे है, अब बस रुकी हुई नहीं है भाई, अब बस क्या है, मूव कर रही है। बस क्या कर रही है, मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। एक बस है वो चल रही है। अब चलती बस में क्या होगा, उसके टायर रोटेट करेंगे, ठीक है। नहीं, उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा क्या होगा, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के 2 पोर्शन हैं, इसका डाइसेक्शन करते हैं हम। इसका बेटा डाइसेक्शन करो तो एक तो इस पर्सन का ये बना अपर पोर्शन, और एक ये इस पर्सन का बना लोअर पोर्शन, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब ये बस मूव कर रही है तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन बस की सीट के साथ में कांटेक्ट में है, और बस मूव करेगी तो बस की सीट भी मूव करेगी, और बस की सीट मूव करेगी तो इस पर्सन का क्या है, इस पर्सन का लोअर पोर्शन भी मूव करेगा। मतलब क्या है, अब सिचुएशन ऐसी है, ये पर्सन का लोअर पोर्शन इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ में अपर पोर्शन भी मूव कर रहा है। वो थोड़ा ही अलग थोड़ा ही होगा, ये रेस्ट पे रहेगा, ये हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। मतलब ये भी अपर पोर्शन भी मूव कर रहा है, लोअर पोर्शन भी मूव कर रहा है। अब कहानी क्या होगी बेटा, क्या होगा कि जैसे ही बस सडनली स्टॉप करेगी तो उस केस में पर्सन का लोअर पोर्शन क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और अपर पोर्शन मोशन में, मतलब बस की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। मतलब सिचुएशन क्या रहेगी, जैसे पहले ये पर्सन का लोअर पोर्शन था, ये अपर पोर्शन था, बस के साथ में मूव कर रहे थे। सडनली बस स्टॉप करेगी तो बस
का जो लोअर पोर्शन शीट के साथ कॉन्टैक्ट है, लोअर पोर्शन रेस्ट पे आ जाएगा, अपर मूव करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है जो मोशन में चलती रहेगी। तो क्या है, लोअर पोर्शन रेस्ट पे होगा, अपर मूव करता रहेगा, तो ये पर्सन कहाँ फॉल करेगा, दैट पर्सन विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सिचुएशन क्या रहेगी, ये पर्सन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या है, मूव कर जाएगा। ठीक है, अब बेचारा दुखी हो जाएगा ना, स्माइली उल्टा हो जाएगा। ओके, सो ऐसा आपने भी फील किया होगा कभी भी जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। ओके, सो अब इसके बाद में हमारे ये नोट कर लेना साथ में, सेकंड सिचुएशन क्या है। सेकंड सिचुएशन है कि आपने कई बार बस का ही केस लेते हैं। ठीक है, बस में से जैसे बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बस में मतलब 2 विंडो रहती है ना डिबोर्ड होने के लिए, वाइल गेटिंग बस से नीचे उतरने के लिए। सपोज करो कि बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और कई बार कई स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, और वो क्या है कि जैसे ये फ्रंट डोर है और ये बैक डोर। ठीक है, तो हमेशा ही आपको बैक डोर से उतरना चाहिए, टेंडेंसी आपकी यही होनी चाहिए। तो जैसे ही आप चलती बस में से एकदम उतरते हो, जैसे आप बस से नीचे उतर गए, ठीक है, रोड यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो क्या होगा, चलती बस में से उतरोगे तो आप जैसे बस मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो आप भी तो बस से उतरोगे, तो मतलब क्या है, मतलब आप बस से जस्ट उतरोगे तो आपकी बॉडी भी तो मोशन में है ना, क्योंकि आपकी बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड पे आओगे, जैसे आप ग्राउंड के साथ में टच होगे, तो उस टाइम क्या होगा, आपके फिट किस में आ जाएंगे, रेस्ट में, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है, और आपका अपर पोर्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन मूव करता रहेगा, तो आप ग्राउंड पे हमेशा ऐसे गिरोगे। ठीक है ना, यू विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या है, आप डे टू डे लाइफ में फील करते हो। ठीक है, और एक और मेरे पास केस है, जैसे कई बार लगेज वगैरह रखी होती है। ठीक है, जैसे ये कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या बस वगैरह के ऊपर ये लगेज रख देते हैं। ठीक है, तो ये लगेज बस के ऊपर रखा होता है। अब मान लो इस लगेज को हम जो रोप के साथ में टाई ना करें तो क्या होगा, जैसे ही मतलब क्या है, पहले बस मूव कर रही थी तो लगेज इसके साथ कांटेक्ट में था, कोई दिक्कत नहीं, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन जैसे ही बस सडनली रुकेगी तो बस तो रेस्ट पे आ जाएगी, ये लगेज कहाँ है, मूव करता हुआ आगे जाएगा और बस से आगे लगेज आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लगेज पे क्या लगा देते हैं, रोप लगा देते हैं, जिससे क्या है, ये नीचे नहीं गिरेगा। सिचुएशन आप डायग्राम आप अपनी जैसा आपको ठीक लगे वैसे बना लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने गंदे गंदे बनाए वैसे आप बनाओ। ठीक है, बट डेफिनेशन यही होनी चाहिए। डायग्राम आप अपनी विल के अकॉर्डिंग इसको एक सिचुएशन में दिखाओ, 2 में दिखाओ, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, सो इट वाज अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद में हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन स्टडी करेंगे। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की हम बात करें, ये क्या रहेगा, डेफिनेशन आप खुद फ्रेम कर सकते हो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं चाहेगा कि वो जिस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो डायरेक्शन भी चेंज हो। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट की को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। ठीक है, नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है इसका। सपोज करो ये एक पर्सन है। ठीक है, अब ऐसा ही बनाना आता है मुझे पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन है, ये इसके हाथ है। ठीक है, जो कि कानून से भी लंबे हैं, और इसके हाथ में ये मैंने हाथ बना दिया है, और इसके हाथ में एक रोप है। ठीक है, पर्सन के हाथ में रोप है, और रोप के साथ में एक बोल अटैच है, यहाँ पे एक बोल अटैच। ठीक है, मतलब एक पर्सन के हाथ में एक रस्सी है, रस्सी के नीचे एक बोल बांध रखी है, स्टोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर ये उस रस्सी से ऐसे विरलिंग कर रहा है,
मतलब रस्सी को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है। दो तरह के सर्कल होता है, ऐसे घुमाएगा तो इट विल बिकम वर्टिकल सर्कल, और रस्सी को ऐसे से घुमाएगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब सपोज करो ये पर्सन क्या है, इस रस्सी को कहाँ रोटेट करवा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, ठीक है। वैसे इसके सर के ऊपर से यहीं से गुजर जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो नीचे से मत लेके आए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसमें जो बॉल होगी वो ऐसे मूव करेगी हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। और रस्सी का लेंथ कुछ ऐसे रहेगा, रस्सी ऐसी बंधी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि रस्सी की लेंथ, रोप की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, ठीक है। स्लैकन नहीं होगी रोप, ठीक है, टाइट रहेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, बट 3D डायग्राम में मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको। बट इस केस में क्या हो रहेगा, अब सपोज करो कि मतलब रोप और ये बॉल यहाँ पे है और ये पर्सन इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। अब यहाँ पे आके इस किसी पॉइंट पे आके मान लो कि रोप और इस बॉल का कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, तो अल्टीमेटली बॉल कहाँ चली जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होता है तो, ठीक है। अब मान लो कि ये रोप और बॉल यहाँ इनका कांटेक्ट है और सर्कल ऐसे पूरा हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था। अब देखो बॉल की डायरेक्शन ये वाली है ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होगा तो बॉल किस डायरेक्शन में चली जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होता तो बॉल इस डायरेक्शन में चली जाती, यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होता तो इस डायरेक्शन में चली जाती बॉल। मतलब क्या है, आपने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल पे मैं एक टचिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट। क्या बोलता हूँ, टेंजेंट। एक टचिंग लाइन, स्पर्श रेखा हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, कह रहे कि जब ये पर्सन इस बॉल से हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस बॉल को वेल करेगा, घुमाएगा, तो उस केस में मान लो किसी भी पॉइंट पे रोप और इस बॉल का कांटेक्ट ब्रेक होगा, या स्टोन भी हो सकता है, इट कैन बी स्टोन, तो उस केस में ये जो बॉल या स्टोन होगा ये टेंजेंशियली जाएगा। देखो टेंजेंशियली गया ना, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ऐसे चला गया, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ऐसे चला गया, तो अलोंग द टेंजेंट, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियली। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ तो ये तो इस पॉइंट पे तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो बॉल इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ ब्रेक हुआ तो इस डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियली बॉल चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, एक और केस आपने देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार ब्लैक स्मिथ वगैरह आपके सराउंडिंग में, गांव में, या अपना जो भी आपका अर्बन एरिया वहाँ पे आपने देखे होंगे, तो वो कई बार जैसे नाइफ वगैरह को शार्प करते हैं, तो एक ग्राइंडिंग टूल होता है, ग्राइंडिंग टूल होता है। ग्राइंडिंग टूल क्या होता है, एक सर्कुलर, मतलब आप यहाँ जो फिगर में देख रहे हो, एक सर्कुलर व्हील होता है, ठीक है। और उस पर क्या रहता है कि एक अब्रेसिव मटेरियल लगा होता है, रफनेस होती है उस पूरे सरफेस पे, और फिर हम उसके साथ में एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं, और मोटर क्या करती है, उस अब्रेसिव व्हील को ऐसे ऐसे रोटेट करवाती है, ठीक है। और काफ़ी स्पीडली हम उसको रोटेट करवा देते हैं, इसका सरफेस रफ है। और सपोज करो मेरे पास कोई नाइफ है या कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर टूल है जिसको शार्प करना पड़ता है, जैसे दराती वगैरह होती है आपकी, ठीक है। तो उस केस में मान लो कि उसको आपको उसको शार्पन करवाना हो, ठीक है, मतलब उसकी धार बनवानी हो आपको, तो आप क्या करोगे, इस ग्राइंडिंग टूल के साथ में उसको टच करोगे, तो आपका जो ये टूल है बेसिकली मेटल के बने होते हैं, तो वो थोड़ा उनकी एज क्या है, उनका मटेरियल घिस के वो शार्प हो जाते हैं। तो उसमें से आप देखोगे जब दोनों का कांटेक्ट होता है, ग्राइंडिंग टूल का और ये जो मेटल का पीस है आपका, तो उस केस में कुछ फायर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कुछ फायर की एक जेट, फाइन जेट, यूँ कहिएगा कि आग की, मतलब जैसे चिंगारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड तो मेरे को ध्यान में नहीं है क्या बोलते हैं चिंगारी को, ठीक है। तो उस केस में ये जो फायर प्रोड्यूस होगी ये टेंजेंशियली जाएगी उस टूल के, मतलब ऐसे ऐसे वो टूल घूम रहा था, आपने ये टच करवाया उसके साथ में मेटेलिक,
ठीक है, तो उस केस में टेंजेंशियली वो फायर प्रोड्यूस होगी, आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ओनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आप इसके लिए डायग्राम बनाना चाहो तो ये एक व्हील बना दो और यहाँ पे आपने कोई मेटेलिक पोर्शन टच कर दिया और यहाँ से जो फायर प्रोड्यूस, जो चिंगारी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो फायर प्रोड्यूस होगी वो टेंजेंशियली होगी, बट ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये ऐसे व्हील की डायरेक्शन देखा। सो इट वाज ऑल अबाउट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। होपफुली आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत सारे एक डिटेल व्यू में आपको एग्जांपल दिए हैं और एक अच्छा खासा हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। मैंने बोर्ड पे कम लिखा है, साथ ही साथ स्लाइड तैयार कर दी थी ताकि हम मैक्सिमम टाइम डिस्कशन में निकालें, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, मैं खुद लिखता तो। बाकी कुल मिला के आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। और वीडियो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।